वे ऑफ द वुल्फ बाय जॉर्डन बेलफोर्ड। जॉर्डन बेलफोर्ड को वॉल स्ट्रीट का भेड़िया कहा जाता है। वो कुदरती तौर पर इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। लोगों का तो ये तक मानना है कि वो बर्फ के घर में रहने वाले एक एस्किमो को बर्फ बेच सकते हैं, अरब कंट्री में रहने वाले एक शख्स को तेल बेच सकते हैं, और ऐसे ही तमाम नामुमकिन नजर आने वाली डील्स को फाइनल कर सकते हैं। अगर आपने सुपर हिट मूवी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में मशहूर एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को जॉर्डन बेलफोर्ड का रोल करते हुए देखा है, तो आपको वो सीन जरूर याद होगा कि कैसे जॉर्डन ने अपने करिश्माई सिस्टम की मदद से हजारों टीनेजर बच्चों को वर्ल्ड क्लास सेल्स क्लोजर में बदल दिया था, जबकि वो बच्चे बड़ी मुश्किल से ही दूसरों को अपनी बात समझा पाते थे। जॉर्डन इस सिस्टम को स्ट्रेट लाइन सिस्टम कहते हैं। 1988 में उन्होंने इंसानी प्रभाव के लिए कोड को तोड़ दिया और सेल्स के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए लोगों पर जादुई असर डालने वाले स्ट्रेट लाइन सिस्टम को डेवलप किया। ये सिस्टम बहुत पावरफुल और इफेक्टिव है और इसे सीखना भी बहुत आसान है। इसकी शुरुआत के बाद कुछ ही दिनों में इसे सीखने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर सक्सेस हासिल की और खूब पैसा कमाया। जॉर्डन अपनी टीम को सिर्फ यही सिखाते हैं कि बहुत अमीर इन्वेस्टर्स को भी पेनी स्टॉक्स को बेचा जा सकता है। जॉर्डन अपने स्कैम में उन पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं जो ओवर द काउंटर ट्रेड होते थे। पेनी स्टॉक्स का मतलब बहुत छोटी कंपनीज होती हैं जिनके फेल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जॉर्डन जिन पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते थे वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते थे। इस वजह से उन स्टॉक्स की बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी और इस बात का फायदा जॉर्डन उठाते थे। वो उन स्टॉक्स को कम प्राइस में खरीदते थे और फिर उन कंपनीज के बारे में पॉजिटिव प्रचार करते थे, जैसे कि कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, या कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बहुत अच्छा चल रहा है, या वो उन कंपनीज को बहुत अच्छे से जानने का दावा करते थे, या फिर ये कि उनके रिसर्च एनालिस्ट के मुताबिक वो स्टॉक्स बहुत कमाई करने वाले थे। जॉर्डन इसी तरह की स्क्रिप्ट तैयार करके अपनी टीम को देते थे और उन्हें बहुत पैसे वाले इन्वेस्टर्स को कॉल करके वही स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाने के लिए कहते थे, जबकि उनकी सारी बातें झूठ होती थी। उन्होंने शेयर बाजार में इसी तरह से कुछ इल्लीगल तरीकों से लाखों डॉलर कमाए और बाद में पकड़े जाने पर उन्हें जिसकी सजा भी काटनी पड़ी। लेकिन जब वो अपनी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए तो इस बार उन्होंने एक अच्छी और नैतिकता के साथ काम करने का मन बना लिया। स्ट्रेट लाइन सिस्टम को किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री में लागू किया जा सकता है। जिंदगी में बेचने का हुनर आना ही सब कुछ है। क्या तो आप बेच रहे हैं या फिर आप फेल हो रहे हैं। आप लोगों को ये बेच रहे हैं कि आपके विचार समझने लायक हैं, आपके कॉन्सेप्ट समझने लायक हैं और आपके प्रोडक्ट समझने लायक हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों को नहाने की या अपना होमवर्क की इम्पोर्टेंस को बेचने वाले माँ बाप हो सकते हैं, या आप अपने स्टूडेंट को एजुकेशन की वैल्यू पर अपने विचार बेचने वाले टीचर हो सकते हैं, या आप अपनी क्लाइंट की बेगुनाही पर जजेस को अपने विचार बेचने वाले वकील हो सकते हैं, और आप इसी तरह की तमाम दूसरी चीजों को बेचने वाले शख्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेचने का हुनर सभी लोगों में और जिंदगी में बिजनेस और पर्सनल दोनों पहलुओं पर लागू होता है। आखिर हमें अपनी जिंदगी में कभी न कभी तमाम लोगों को कुछ न कुछ बेचना पड़ता है, जैसे कि हम एक फ्यूचर पार्टनर को, एक फ्यूचर एम्प्लॉय को, और इसी तरह से तमाम दूसरे लोगों को भी कुछ न कुछ बेचना पड़ता है। इसके बाद आपके पास रोजमर्रा के बिजनेस में ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं जिन्हें हम आमतौर पर सेल्स के दायरे से बाहर समझते हैं, जबकि ऐसा एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए पूंजी जुटाने की कोशिश करता है या एक बैंक में क्रेडिट की एक लाइन सिक्योर करने के लिए आपके एम्प्लॉयज को या किसी ऐसे शख्स को जिसे आप अपना एम्प्लॉय बनाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, उनको बहकाने के लिए फ्यूचर के लिए आपके विजन की पावर और ईमानदारी के बारे में अपनी गलत तरह के आइडियाज बेचता है, या आपके सप्लायर के साथ बेहतर पेमेंट कंडीशंस पर बातचीत करता है, या इसी तरह की नैतिकता के खिलाफ और भी तमाम चीजें करता है। ये मायने नहीं रखता है कि आप एक बिजनेस लाइन में काम कर रहे हैं या पर्सनल काम कर रहे हैं। हम हमेशा अपने थॉट्स, आइडियाज, उम्मीदों और सपनों को एक ऐसे तरीके से जाहिर करने की कोशिश करते हैं जो न सिर्फ लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है
बल्कि इससे हमें भी वो चीज मिलती है जिन्हें हम जिंदगी में चाहते हैं। इन्हीं सब चीजों को एथिकल पर्सुएशन कहते हैं। एथिकल पर्सुएशन में किसी शख्स के ऐसे नैतिक सिद्धांत शामिल होते हैं जिनको किसी दूसरे शख्स के विश्वास, नजरियों, इरादों, मोटिवेशंस और बिहेवियर्स को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस स्किल की मदद से आप अपने काम के रिजल्ट में एक बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं और उसके बिना आप किसी भी लेवल पर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं या एक पावरफुल लाइफ नहीं जी सकते हैं। ये किताब आपको कम्युनिकेशन के आर्ट में महारत हासिल करने का एक आसान और आजमाया हुआ तरीका प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से आप आमतौर से कहीं ज्यादा पर्सनल पावर के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। हमेशा पहली स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन के अंकल की इस चेतावनी को याद रखें कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये किताब आपको वो पावर देगी और आपको इस पावर को बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना होगा। इस किताब में जॉर्डन बेलफोर्ट ने स्ट्रेट लाइन सिस्टम के जरिए सेल्स क्लोजिंग और पर्सुएशन सिस्टम के हर एक सीक्रेट स्टेप के बारे में बताया है। किताब में समझाई गई पर्सुएशन और इन्फ्लुएंस पैदा करने की टेक्निक्स की मदद से कोई भी शख्स सेल्स क्लोजिंग और पैसा कमाने की महारत हासिल कर सकता है। इसमें बताई गई हर टेक्निक, हर स्ट्रेटेजी और हर टिप को रियल लाइफ सिचुएशन में कामयाबी के साथ इस्तेमाल करने के लिए जांचा परखा गया है। चलिए वे ऑफ द वुल्फ की बुक समरी को शुरू करते हैं और समझते हैं सेल्स क्लोजिंग की अनोखी और यूजफुल टेक्निक को, जिसके बारे में 12 चैप्टर्स के जरिए बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैकिंग द कोड फॉर सेल्स एंड इन्फ्लुएंस। जॉर्डन बेलफोर्ट कहते हैं कि हालांकि हर तरह की बिक्री में तमाम तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग जरूरतें, अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग नापसंदीदगी और आपस में विरोध भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जब हम किसी भी सेल की बात करते हैं तो हम अपनी एक प्रोडक्ट यानी अपने फ्यूचर के क्लाइंट को सेल क्लोजिंग करने के लिए यानी उन्हें अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार करने की कोशिश करने से पहले उन प्रोस्पेक्टस के माइंड में एक जैसे 3 तरह के कोर एलिमेंट्स को भी क्रिएट किए जाने की जरूरत होती है, जिनको द 3 टेंस कहते हैं। और इसमें ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या बेच रहे हैं या फिर कैसे बेच रहे हैं, इसकी कीमत क्या है या प्रोस्पेक्ट के पास कितने पैसे हैं, और चाहे हमने उनसे फोन पर बात की है या फिर आमने सामने बात की है। लेकिन अगर आप कभी भी इन 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं तो आपके पास सेल क्लोजिंग करने का यानी अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार करने का एक बेहतरीन मौका होता है। द 3 टेंस। इन 3 कोर एलिमेंट्स को एक प्रोस्पेक्ट की सर्टेनिटी के मौजूदा हालात के कॉन्टेक्ट्स में 1 से 10 तक के पैमाने पर देखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोस्पेक्ट किसी समय सर्टेनिटी के पैमाने के मुताबिक लेवल 10 पर है तो इसका मतलब है कि वो उस समय पूरी सर्टेनिटी की सिचुएशन में है। दूसरी तरफ अगर प्रोस्पेक्ट किसी समय में लेवल 1 पर है तो वो पूरी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है। सेल्स में जब हम सर्टेनिटी की बात करते हैं तो पहली चीज जो लोगों के दिमाग में आती है वो है बिकने वाले रियल प्रोडक्ट के बारे में सर्टेनिटी की। या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रोस्पेक्ट के लिए किसी प्रोडक्ट को खरीदने का मौका आने से पहले ही उन्हें पूरी तरह से यकीन होना चाहिए कि उन्होंने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है। ये प्रोडक्ट उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और इसकी कीमत भी बिल्कुल सही है। इनमें से पहला कोर एलिमेंट आपका प्रोडक्ट, आइडिया या कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आपके प्रोस्पेक्ट को आपके प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा और प्यार करना चाहिए। यहाँ याद रखने वाली इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर सर्टेनिटी का पैमाना लेवल 5 पर है तो असल में इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट पर आपके प्रोस्पेक्ट की सर्टेनिटी का परसेंटेज 50-50 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उनकी सेल क्लोजिंग करने का सिर्फ एक 50-50 मौका है। सर्टेनिटी के पैमाने पर लेवल 3 और 7 के लिए भी यही बात लागू होती है। जैसे कि लेवल 3 के मामले में आपका प्रोस्पेक्ट सोचता है कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली बकवास है और लेवल 7 पर वो ये सोचता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, हालांकि वो लेवल 10 के मुकाबले ज्यादा अच्छा नहीं है।
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके प्रोस्पेक्ट का लेवल 5 से कहीं नीचे है तो आपके पास उनकी सेल क्लोजिंग का कोई चांस नहीं है। कहने का मतलब है कि इंसान ऐसी चीज नहीं खरीदते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बल्कि वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। इस वजह से अगर आपका प्रोस्पेक्ट ये सोचता है कि आपका प्रोडक्ट बकवास है तो आपके पास उनकी सेल क्लोजिंग का बिल्कुल भी मौका नहीं है। दूसरी तरफ अगर वो ये सोचते हैं कि आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है तो आपके पास उनकी सेल क्लोजिंग करने का एक शानदार मौका है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आप पर भरोसा नहीं करता है तो वो आपसे कुछ नहीं खरीदेगा। इसीलिए 3 टेंस में दूसरा कोर एलिमेंट आप या आपका भरोसा और आपके साथ जुड़ना है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर एक अच्छा संबंध बनाएं और अपना भरोसा कायम करें। अगर आपका प्रोस्पेक्ट उस कंपनी पर भरोसा नहीं करता है जिसके लिए आप काम करते हैं, तो जब तक आप वहाँ काम करना जारी रखते हैं या जब तक आप उन्हें किसी दूसरे तरीके से भरोसा नहीं दिला देते हैं, तब तक वो आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। इसीलिए 3 टेंस में से तीसरे कोर एलिमेंट के तौर पर आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी कंपनी पर भरोसा करना और उसके साथ जुड़ना चाहिए। यही वजह है कि भले ही मौजूदा ग्राहकों से आपका कोई पर्सनल रिश्ता ना हो, फिर भी नए लोगों के मुकाबले मौजूदा ग्राहकों को बेचना ज्यादा आसान है। अगर आप एक बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिए काम करते हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी तीसरे कोर एलिमेंट के लिए सर्टेनिटी के बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि और वो आप पर, आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट पर आसानी से भरोसा करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि रेपुटेटेड कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बहुत सावधानी से चुनती है, उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन करती हैं और वो लो क्लास प्रोडक्ट को बेचकर अपनी रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जबकि दूसरी तरफ अगर आप एक अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट सर्टेनिटी के लोअर लेवल पर पहुंच जाते हैं। इस वजह से वो आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। ये सारी चीजें सुनने में काफी मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन असल में ये चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार जब आप स्ट्रेट लाइन सिस्टम के साथ काम करने लगते हैं तो इस बात की परवाह किए बिना कि आपके प्रोस्पेक्ट ने सर्टेनिटी के पैमाने पर कहां से शुरुआत की है, आप उनके साथ डील करके उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाकर और इस दौरान उनके भीतर बड़े पैमाने पर सर्टेनिटी क्रिएट करके उन्हें आप एक ओपन सेल से क्लोज सेल की तरफ लेकर जा सकते हैं। किसी भी सेल को करते समय आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक इमोशनल रिलेशन बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि आमतौर पर लोग किसी लॉजिक की वजह से खरीदारी नहीं करते हैं, बल्कि वो इमोशंस की वजह से चीजें खरीदते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि सर्टेनिटी 2 तरह की होती है, जैसे कि लॉजिकल सर्टेनिटी और इमोशनल सर्टेनिटी। लॉजिकल सर्टेनिटी खास तौर से आपके कहे गए शब्दों के बेस पर क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर लॉजिकल सर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपने साथ जोड़ना होता है, जैसे कि किसी सेल के बारे में बात करते समय उस सेल के एक्चुअल डिटेल्स की जानकारी, अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटीज और खासियतें जो उन्हें उनकी कॉम्पिटिटर्स से अलग करती हैं, और वो सेल उनके लिए क्या मायने रखती हैं और वो कैसे उनकी मदद कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रपोजिशन यानी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कंपनी का स्टेटमेंट वगैरह के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट को बताना होता है, क्योंकि यही चीजें खास तौर से आपके प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को बगैर कोई इमोशन जाहिर किए अपने आइडियाज या थीसिस को समझाने की कोशिश करते हैं। जब कोई प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट के बारे में लॉजिकली सर्टेनिटी महसूस कर रहा होता है तो वो दूसरों को भी उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत यकीन के साथ बताने लगता है। लॉजिकल सर्टेनिटी यही काम करती है। इमोशनल सर्टेनिटी दूसरी तरफ, इमोशनल सर्टेनिटी एक गट फीलिंग पर बेस्ड होती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। एक बार जब ये फीलिंग हमें प्रभावित करती है तो हम अपने अंदर एक लालसा महसूस करते हैं, बस इसको पूरा होना ही चाहिए, फिर भले ही इसे पूरा करने के लिए हमें भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इमोशनल सर्टेनिटी की मदद से आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करते हैं जहां उन्होंने अपना प्रोडक्ट खरीदा है
और खुद को उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं और इसकी वजह से अच्छा महसूस कर सकते हैं। इस टेक्निक को फ्यूचर पेसिंग कहते हैं। जब आप किसी को फ्यूचर पेस करते हैं तो आप उस शख्स को अपने प्रोडक्ट के बेहतरीन फायदे एक्सपीरियंस करवाने के साथ साथ उनके अंदर उस प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स भी पैदा करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि दोनों में से कौन सी सर्टेनिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका जवाब ये है कि सेल क्लोजिंग के लिए अपने प्रोस्पेक्ट को सर्टेनिटी के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाने के मामले में दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इन्वेंटिंग द स्ट्रेट लाइन। जॉर्डन बेलफोर्ड कहते हैं कि एक सेल्स प्रेजेंटेशन के दौरान आपको अपने प्रोस्पेक्टस की तरफ से सेल क्लोजिंग के लिए हाँ किए जाने से पहले उन्हें 3 टेंस के मुताबिक प्रभावित करने की और उनके अंदर सर्टेनिटी के हाई लेवल को क्रिएट करने की जरूरत होती है। और फिर आपको अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन पर फौरन अपना कंट्रोल करके एक स्ट्रेट लाइन के साथ साथ, जो कि किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, अपने प्रोस्पेक्ट को सेल के ओपन एंड क्लोज की तरफ ले जाने की जरूरत होती है। इस तरीके से आप बेसिकली अपने प्रोस्पेक्ट को सेल के क्लोज एंड की तरफ बढ़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन पर रखना चाहते हैं, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट आपको इस स्ट्रेट लाइन से हटाने की कोशिश करता है। जब तक आप अपनी प्रेजेंटेशन की स्ट्रेट लाइन पर बने रहते हैं तब तक आप कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस स्ट्रेट लाइन के आसपास होते हैं, जैसे कि अगर आप चाइना में चाय की कीमत या अमेरिका में पॉलिटिक्स या कुछ अलग तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स पर बात करने लगते हैं, तो फिर कंट्रोल प्रोस्पेक्ट के पास होता है और आपका असर कम होने लगता है। जब आप बेसिकली अपनी प्रेजेंटेशन की स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो उस दौरान आप ही सारी बातें करते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनता है। जब आप स्ट्रेट लाइन से दूर होने लगते हैं लेकिन फिर भी लाइन के आसपास ही रहते हैं, तो उस दौरान प्रोस्पेक्ट बातें करता है और आप उसकी बातों को सुनते हैं। लेकिन जब आप वाकई में स्ट्रेट लाइन से काफी दूर हो जाते हैं, यानी मेन मुद्दे से हटकर उनके इंटरेस्ट की बातें करने लगते हैं, तो उस दौरान 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आप फौरन ही कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पर अपने प्रोस्पेक्ट के साथ दोस्ताना रिश्ते डेवलप कर सकते हैं, और दूसरा आप बड़े पैमाने पर उनके बारे में सीक्रेट जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। एक, आप न सिर्फ उनकी सबसे अहम जरूरतों की पहचान कर सकते हैं, बल्कि उनकी आमतौर पर दूसरी जरूरतों और प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं। 2, आप उनके किसी भी ऐसे बुनियादी यकीन की पहचान कर सकते हैं जो सेल पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे फोन पर काम करने में या जल्दीबाजी में डिसीजन लेने के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करना और आमतौर पर सेल्स पर्सन पर भी भरोसा नहीं करना वगैरह। 3, आप इसी तरह के प्रोडक्ट के बारे में, उनके अच्छे या बुरे पिछले एक्सपीरियंसेस के बारे में और जिस सेल्स पर्सन से उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदा था उसके बारे में कि वो कैसा महसूस करते हैं पता लगा सकते हैं। 4, आप उनकी वैल्यूज के बारे में पता लगा सकते हैं, यानी उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वो ग्रोथ की या फिर ज्यादा इनकम की तलाश में है, या क्या वो रिटायरमेंट के लिए खुद को सेट करना चाहते हैं, या वो अपनी प्रॉफिट को किसी तरह की चैरिटी में या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में देना चाहते हैं, या फिर वो कुछ दूसरी तरह के काम करना चाहते हैं। 5, आप उनके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि अपनी बारे में अच्छा महसूस करने के लिए उन्हें किस लेवल तक पैसों की और खर्च करने की कैपेसिटी की जरूरत होगी। 6, आप पता लगा सकते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती है, यानी वो किस बात से परेशान रहते हैं और उनकी सबसे बड़ी पैसों की चिंता किस चीज के लिए है। इस अहम जानकारी की मदद से आप एक मुश्किल सेल को भी क्लोज कर सकते हैं। 7, आप ये पता लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल तौर पर उनकी क्या पोजीशन है, जैसे कि मौजूदा समय में बाजार में उनके पास कितना पैसा है, उनकी लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि उनके पास हार्ड एसेट्स को कैश में ट्रांसफर करने की कैपेसिटी कितनी है, और वो आमतौर पर अपनी पसंद के आइडियाज में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन सिस्टम में स्ट्रेट लाइन के शुरू के आधे हिस्से के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। 1, आपको बड़े पैमाने पर सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेल का इमीडिएट कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा।
2. जॉर्डन बेलफोर्ट ने अपनी स्ट्रेट लाइन सिस्टम की ट्रेनिंग सेशन के दौरान पहले से ही कुछ खास तरह के सवालों को तैयार किया था, जिनको आप अपनी प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे और इन्हीं सवालों की मदद से बड़े पैमाने पर अपनी जरूरत के मुताबिक सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर आपको उनके साथ बहुत अच्छे दोस्ताना रिश्ते बनाने होंगे। 3. आपको अपनी सेल प्रेजेंटेशन को आसानी से एक स्ट्रेट लाइन सिस्टम में बदलना होगा, जिससे कि आप हर एक 3 टेंस के लिए फुल सर्टेनिटी को क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू कर सकें। 5 कोर एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन सिस्टम। स्ट्रेट लाइन सिस्टम में 5 तरह के कोर एलिमेंट्स शामिल हैं, जिनमें से ऑलरेडी 3 टेंस के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। इनके अलावा दूसरे 2 कोर एलिमेंट्स के बारे में भी आगे बताया जाएगा। जैसा कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्ट्रेट लाइन में क्लोजिंग एंड की तरफ आगे बढ़ाते हैं, तो जो कुछ भी आप कहते हैं उसे आपके प्रोस्पेक्ट में सर्टेनिटी के लेवल को बढ़ाने के लिए 3 टेंस के कम से कम एक एलिमेंट के लिए खास तौर से डिजाइन किया जाना चाहिए। और आप सर्टेनिटी लेवल के जिस पॉइंट पर सेल ऑर्डर मांगने जा रहे हैं और सेल क्लोजिंग की उम्मीद कर रहे हैं, उस पॉइंट को सेट करने के लिए आपका फाइनल गोल ये होना चाहिए कि आप 3 टेंस के तीनों कोर एलिमेंट्स के लिए जहां तक पॉसिबल हो सर्टेनिटी लेवल को 10 के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये एक बार में ही कंप्लीट हो जाने वाला प्रोसेस नहीं है। आपको ज्यादातर मामलों में अपने प्रोस्पेक्ट की एक्सेप्टेंस हासिल करने से पहले कम से कम 2 या 3 बार ऑर्डर मांगना होगा। जब आप अपनी सेल प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट फिनिश कर लेते हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां आप पहली बार अपने प्रोस्पेक्ट से ऑर्डर के लिए पूछने जा रहे होते हैं और प्रोस्पेक्ट के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर सेल का बाकी का आधा हिस्सा शुरू होता है। इसी पॉइंट पर आपका प्रोस्पेक्ट अपनी पहली ऑब्जेक्शन के बारे में बताता है, जबकि आपको इस पॉइंट पर किसी तरह के ऑब्जेक्शन की उम्मीद नहीं होती है। In order to move forward, the prospect need a high level of certainty. सेल के बाकी के आधे हिस्से में पहली बार ऑब्जेक्शन होने के बाद सेल्स पर्सन को न सिर्फ अपनी प्रोस्पेक्ट को सेटिस्फाई करने वाले तरीकों से जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, बल्कि उसको आगे भी 3 टेंस के लिए अपनी प्रोस्पेक्ट में लॉजिकल और इमोशनल दोनों सर्टेनिटी के लेवल पर 10-10-10 हासिल करने के फाइनल गोल के साथ अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में और ज्यादा पॉजिटिव जानकारी देनी होगी, जो सेल्स पर्सन को सेल क्लोजिंग करने का सबसे अच्छा मौका प्रोवाइड करती है। इसे पूरा करने के लिए हम जिस स्ट्रेट लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे लूपिंग कहते हैं। लूपिंग ऑब्जेक्शन से निपटने का एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, जो एक सेल्स पर्सन को हर एक शख्स की ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का मौका देती है। इसीलिए लूपिंग को बिना दोस्ताना रिश्ते तोड़े हुए एक प्रोस्पेक्ट में सर्टेनिटी के लेवल को और ज्यादा बढ़ाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करें और फिर बिना किसी रुकावट के अपनी प्रेजेंटेशन को एक सेल क्लोजिंग में बदल दें। कभी कभी कुछ प्रोस्पेक्ट्स ये क्लियर कर देने के बाद भी कि उनमें सभी 3 टेंस के बारे में सर्टेनिटी का हाई लेवल हासिल हो चुका है, फिर भी किसी नामालूम वजह से वो खरीदारी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बेचना बहुत मुश्किल है, दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेचना बहुत आसान है, और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बेचना ना तो मुश्किल है और ना ही आसान है। इन सभी प्रोस्पेक्ट्स का अलग अलग तरह का पर्सनल विश्वास इन सब को एक दूसरे से अलग करता है। इसी वजह से ये सब लोग खरीदारी के बारे में या एक जर्नल डिसीजन लेने के बारे में और दूसरों पर भरोसा करने के बारे में, खासकर वो जो उन्हें चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अलग तरह के विश्वासों के मुताबिक काम करते हैं। इन लोगों में तमाम तरह के विश्वास और एक्सपीरियंस एक साथ मिलकर एक नजरिया बनाते हैं, जिसे थ्रेशोल्ड ऑफ सर्टेनिटी कहते हैं। एक प्रोस्पेक्ट को खुद की खरीदारी के लिए कंफर्टेबल महसूस करने के लिए थ्रेशोल्ड ऑफ सर्टेनिटी को पार करने की जरूरत होती है। एक इंसान की सर्टेनिटी के इस लेवल को एक्शन थ्रेशोल्ड कहते हैं, और इसमें स्ट्रेट लाइन सिस्टम का चौथा कोर एलिमेंट मुख्य तत्व शामिल है। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें बेचना बहुत आसान है उनके पास लो एक्शन थ्रेशोल्ड होता है, और जिन्हें बेचना मुश्किल है उनके पास हाई एक्शन थ्रेशोल्ड होता है। अगर आप किसी शख्स के एक्शन थ्रेशोल्ड को कम कर सकते हैं
तब आप कुछ सबसे मुश्किल खरीदारों को आसान खरीदारों में बदल सकते हैं। हालांकि कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें उनके सर्टेनिटी के लेवल को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने और उनके एक्शन थ्रेशोल्ड को कम करने के बावजूद और यहाँ तक कि बार बार ऑर्डर मांगने पर भी वो आपसे नहीं खरीदेंगे। लोगों के इस तरह के नजरिए में स्ट्रेट लाइन सिस्टम का 5वां कोर एलिमेंट शामिल है, जिसे पेन थ्रेशोल्ड कहते हैं। दर्द अर्जेंसी पैदा करता है, जिसकी मदद से इस तरह की मुश्किल सेल क्लोजिंग को पूरा किया जा सकता है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समय निकालकर ठीक ठाक पता लगाइए कि आपके प्रोस्पेक्ट का दर्द क्या है और ये कहाँ से आता है। एक बार आपके पास वो जानकारी हो जाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को उनके इलाज के दर्द के तौर पर रख सकते हैं और फिर आप उनसे बातचीत करके उनको फ्यूचर की तस्वीर दिखा सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से कितना बेहतर महसूस करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनके पास हाई पेन थ्रेशोल्ड होता है उन्हें बेचना बहुत आसान होता है और जिनके पास लो पेन थ्रेशोल्ड होता है उन्हें बेचना मुश्किल है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हैं तब आप आसानी से उससे अपना खरीदार बना सकते हैं। इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन सिस्टम में 5 कोर एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. प्रोस्पेक्ट को आपके प्रोडक्ट से प्यार करना चाहिए। 2. प्रोस्पेक्ट को आप पर भरोसा करना चाहिए और आपके साथ जुड़ना चाहिए। 3. प्रोस्पेक्ट को आपकी कंपनी पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ जुड़ना चाहिए। 4. प्रोस्पेक्ट